आरवी देशपांडे जी ने मुझे डांट भी दिया कि मैं देर में आई, फिर मुझे ये भी कह दिया कि जल्दी में जा रही हो तो कम बोलो। कहा कि 50 साल से राजनीति में है, इसलिए उनको अलाउड है मुझे डांटना। लेकिन मैं जो मेरे मन में है वो बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं कर्नाटका में प्रचार कर रही हूँ और पहले कभी मैंने इतना समय कर्नाटका प्रदेश में नहीं गुजारा। यहाँ आकर बहुत ही खुशी होती है। कितना सुंदर है आपका प्रदेश, आप सबको बहुत गर्व होगा और पूरे देश को आप पे गर्व है। और खास तौर से यहाँ दांडली आके देखा कि यहाँ आसपास में कितना जंगल है, ऊपर से हवाई जहाज से दिखता है, बहुत सुंदर। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है सुनकर कि ये एक मिनी इंडिया है। यहाँ सब प्रदेशों के लोग हैं, कई भाषाएं हैं और आप सब मेरी बातों को समझ भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो ये बात सुनकर हुई कि आप सब मिलजुल कर एक साथ खुशी से रहते हैं। और आज के भारत में ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज की जो राजनीति है वो सबका ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। जितने भी नेता भाजपा के आपके सामने आते हैं, उनका ये प्रयास होता है कि चुनाव के समय हम अलग अलग कौन से मुद्दे ले आए लोगों के सामने कि लोग अपने जज्बातों के आधार पर हमें वोट दे दें। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि जो चुनाव है वो आपके मुद्दे पे होना चाहिए। आपके मुद्दे क्या हैं? अभी मैं इससे पहले वाली मीटिंग में एक महिला से मिली और मैंने पूछा, जीवन कैसा है, क्या क्या करती हो, महंगाई है, बच्चों के रोजगार है, क्या स्थिति है तुम्हारी। उससे पहले जब 2 दिन पहले मैं कर्नाटका में थी, मैं कुछ लड़कों से मिली, नौजवान थे। मैंने पूछा पढ़े लिखे हो? जवाब आया हाँ। किसी ने बीटेक की थी, किसी ने बीए की थी। नौकरी है? नौकरी नहीं है। तो देखिए, आप पब्लिक हो, हम सब आपके सामने आते हैं। मैं अपनी बात करूंगी, कांग्रेस की बात करूंगी, कोई और आएगा बीजेपी की बात करेगा, कोई और आएगा किसी और दल की करेगा। तो आपको कैसे समझना है कि आपके हित में कौन बात कर रहा है और कौन अपने ही हित में, अपने ही लालच के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए बात कर रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज आपका ही अनुभव है। आपका जीवन कैसा है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पिछले 3.5 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है कर्नाटका में। कुछ दिनों पहले मैं टीवी देख रही थी, मैंने देखा कि गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने 4 उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को इसी तरह से मंच पे खड़ा किया और मंच पे खड़ा करके ये कह रहे थे, कर्नाटका की जनता, आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो, इनको छोड़ दो, हमारे हवाले करो, मोदी जी के हवाले करो। तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था? क्या बीजेपी के हवाले नहीं था? क्या इनकी सरकार नहीं है? और परिस्थितियां क्या है? आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां जीएसटी है। छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं, क्या करते हैं? हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान कितने हैं यहाँ? हाथ उठा के दिखाओ। नौजवानी उठाना, पता चला बुजुर्गों ने भी उठा लिया हाथ। आप में से कितने बेरोजगार हैं बताइए, हाथ उठाइए। काफी।
आप में से कितनों को सरकार ने नौकरी दी है 3.5 सालों में? किसी को नहीं दी। अब आपको मालूम होगा कि 2.5 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। सरकार के 2.5 लाख पद खाली हैं। इसका मतलब है कि आपको रोजगार मिल सकते थे, लेकिन आपको नहीं दिए गए। आपके माँ बाप ने मेहनत करके ईमानदारी से आपको शिक्षित किया। शिक्षित तो तमाम है नौजवान यहाँ कर्नाटका के, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा। तो महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। जहां गन्ने का किसान है वो रो रहा है, जहां कपास का किसान है वो रो रहा है। उनको दाम नहीं मिलते सही, और जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी खेती करने के लिए, उस पे भी जीएसटी है। कोई बड़े संस्था नहीं बनाई है, कोई नए नए अस्पताल नहीं बनाए हैं, शिक्षा के नए नए केंद्र नहीं बनाए हैं। जो है वो पहले बनाया गया था। अभी मैं यहाँ आ रही थी, मुझे बताया गया था कि मनरेगा ने कितना फायदा किया, कि जो कांग्रेस की ये योजना थी उससे ही कोविड के दौरान आपका गुजारा हुआ। और आज परिस्थितियां ये हैं कि आपके लिए कोई योजना नहीं है। और जो हमने शुरू की थी, जैसे अन्न भाग्य वाली योजना, जिसमें आपको अन्न मिलता था मुफ्त का, आज मैं जिस महिला से मिली मुझे बता रही थी कि वो जो चावल मिलती है वो खा ही नहीं सकती, उसमें मिलावट है। तो ये परिस्थितियां हैं आज। आप मेहनत से कमाते हो, ईमानदारी से काम करते हो, अपने बच्चों की परवरिश करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका भविष्य मजबूत बने। आपका एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सब कुछ है। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे, जब मैं 16-17 साल की थी, वो कहते थे कि बेंगलोर, हैदराबाद जैसी शहरें दुनिया में प्रसिद्ध हो सकती हैं। उस समय किसी को समझ नहीं थी इन बातों की, तो हम पूछते थे कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले लोग और शिक्षित लोग इतने हैं बेंगलुरु में कि यहाँ पे टेक और जो भविष्य का काम है सबसे ज्यादा हो सकता है। आज वही हो रहा है, क्योंकि किसी की ऐसी सोच थी उस समय कि आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम जब चुनाव में इस तरह से आप लोग आते हो हमारी बातें सुनने के लिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो सरकार आप बनाने जा रहे हो, इसकी आपके जीवन में क्या भूमिका रहेगी। अगर सरकार अच्छी होती है तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको सुविधा मिलती है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नए रोजगार हो, चाहे किसानों के लिए स्कीम्स, या छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेसों के लिए मजबूत करने के लिए जो स्कीम्स हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ईमानदार और अच्छी सरकार कर सकती है। लेकिन आज 3.5 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, और आपको तो मालूम होगा कि हमने उसको एक नाम दिया है, 40% सरकारा। 40% सरकारा का क्या मतलब है? मतलब है कि 40% आपको लूट रही है। हमने एक अनुमान बनाया, कर्नाटका प्रदेश से इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। आप सोच सकते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटे गए हैं। कैसे? हर पोस्ट, हर पद के लिए रिश्वत, हर भर्ती के एग्जाम में घोटाला, हर प्रोजेक्ट में 40% ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन, प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते। एमएलए के बच्चे पकड़े जाते हैं, उनके घर में 8-8 करोड़ कैश पड़ी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बजाय उनके पिताजी एक परेड निकालते हैं ये कहने के लिए कि तुम हमें छू नहीं सकते। हम भ्रष्टाचार सिर्फ करेंगे नहीं, खुल के करेंगे, सिर्फ लूटेंगे नहीं, खुल के लूटेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है आज आपको कि आपको लूट सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहां किस लिए आई हूं?
मैं आपसे ये कहने आई हूं कि आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, आप बदलाव ला सकते हैं, आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। निकाल दीजिए इनको। आपको हर स्तर पर लूटा है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए, इनसे 100 एम्स बन सकते थे आपके लिए। जाने कितने किलोमीटर मेट्रो बन सकती थी, कितने हजारों किलोमीटर सड़कें बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, शिक्षा के संस्थान बन सकते थे। और कहां गए ये पैसे? लूट के कहां गए? किसकी जेब में है, किसके घरों में है? आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको मन बनाना है कि आप किस तरह की राजनीति इस देश में चाहते हैं। यहां आकर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ करना, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ करना, चुनाव के समय अचानक ऐसे मुद्दे निकालना जिस पे आपके जज्बात हिल जाएंगे, आप उनके पक्ष में वोट दे देंगे, लेकिन आप फिर एक बड़ा मौका खो रहे हैं। अगर आप इनकी बातों में पड़ेंगे और आप ऐसे नेताओं को बार बार आगे बढ़ाएंगे जो आपके मुद्दों की बात ना करें और सिर्फ फिजूल के मुद्दे उठाते रहें, तो नुकसान आप ही का होगा। आज आपके मुद्दे, जैसे मैंने कहा, क्या है? महंगाई का बहुत मुद्दा है। कांग्रेस कह रही है कि अगर आप कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो महंगाई पे रोक लाएंगे, और सिर्फ ये नहीं, आपकी मदद करेंगे। आज मेरी बहनें जो सारी वहां पे बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हो आप। घर भी चलाती हो, जॉब भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आके सबका देखभाल भी करती हो। सबसे बड़ा बोझ समाज कर आपके कंधों पे है, और सबसे कम सहायता समाज आपको देता है ना? तो कांग्रेस कह रही है कि इतनी महंगाई से सबसे ज्यादा कौन जूझा है? मेरी बहनें जो घर संभालती हैं। तो हम चाहते हैं कि हर महीने गृहस्थ महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए। हम करवाएंगे ये। इसको गृह लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। गृह ज्योति है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट मुफ्त में आपको बिजली मिलेगी। नौजवान इतने सारे यहां हैं, एक ने हाथ नहीं उठाया कि सरकार ने आपको रोजगार दिया। हम कह रहे हैं कि 2.5 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनको हम भरेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आपको मजबूती देंगे, आपके छोटे व्यापार, छोटे दुकानदारों को मजबूती देंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, उनको हर महीने 3000 रुपए सरकार बेरोजगारी का भत्ता देगी। जिनका डिप्लोमा है उनको 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, ताकि आप भी आस्ते आस्ते अपने पैरों पे खड़े हो पाए और आप पे ये ना बीते कि आप शिक्षित हैं, आपके पास रोजगार नहीं है और बिल्कुल गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। देखो, नौजवान का आत्मविश्वास रोजगार से जुड़ा होता है। जब वो कुछ करके आता है, घर में कुछ कमा के लाता है, तब उसे अपने आप पे गर्व होता है। जब ऐसे ही भटकता है, चाहे कितनी भी शिक्षा कर ली हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो खुद को बुरा लगता है, और उसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। दोष सरकार का है जो आपके लिए मौके नहीं बना रही है, क्योंकि सरकार का यही काम होता है। सरकार का काम आपको एक दूसरे से लड़ाने का काम नहीं है, आपकी तरक्की का काम है। और इसी तरह से आपने जब नंदिनी बनाई, जो आपके कर्नाटका की एक कोऑपरेटिव है, आपकी मेहनत से बनी है और इतनी अच्छी है, अच्छी तरह से चल रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो खूब दूध इकट्ठा होता था इसके द्वारा, और किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर मिलता था दूध के लिए। तो इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में भी हम बच्चों को दूध दे सकते थे। अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार कैसी साजिश कर रही है। ये चाहते हैं कि नंदिनी अच्छी है, फूल रही है, फल रही है। अब चाहते हैं कि गुजरात से अमूल का कोऑपरेटिव आए और इसको हड़प ले।
तो क्या कर रहे हैं? नकली शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं। कहने लगे हैं कि दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब 3 साल पहले इतना दूध इकट्ठा हो रहा था कि स्कूल के बच्चों को मुफ्त दे पा रहे थे, तो अब कैसे गायब हो गया? क्योंकि आप करवा रहे हैं, और करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि गुजरात का कोऑपरेटिव आए और आपकी नंदिनी को हड़प ले। ये है इस सरकार की नीयत। और सिर्फ यहां नहीं, हर स्तर पर लूट, जहां जहां इनको दिखता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें लालच भर जाती है इनमें, और उसमें से अपने लिए कुछ निकालने की कोशिश होती है। लेकिन सरकार का काम है आपको देना, आपसे लेना नहीं। ये जो संपत्ति लूटी जा रही है, ये आपकी है। जो सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा देख रही है, पीएसयूज को उन्हें दे दिए, तमाम जो लोन है उनके लिए मुफ्त होता है, उनसे कुछ नहीं लेते, उनसे नहीं मांगते वापस। वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं। एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में। और भारत की जितनी भी संपत्ति है सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। तो जब सरकार की नीयत ये होती है लूट, लालच, सत्ता, तो यही होता है। और इसे ठीक करने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, अपना हक मांगो। जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, महंगाई से तरस रही हैं, अपना हक मांगो। जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, जाग जाओ। इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे, उतना नुकसान इस प्रदेश का, इस देश का होते चले जाएगा। आज आप महंगाई से जूझ रहे हैं, आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं है। शेर देखने के लिए प्रधानमंत्री कर्नाटका आ जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते। चुनाव के समय आ जाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार चल रही है तो लूट को होने देते हैं। लूट से कोई परहेज नहीं है। और जब देखो आपका ध्यान इधर उधर भटकाना, अपने ध्यान को मत भटकने दो। तुम इस कर्नाटका की धरती के बेटे हो, इस कर्नाटका के धरती की बेटियां हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, आत्मविश्वास है आप में, पूरे देश को गर्व है आप पे। खड़े हो जाओ, जागरूक हो जाओ। एक ऐसी राजनीति लाओ अपने प्रदेश में जो आपके प्रति जवाबदेह बने। जवाब मांगो। क्या किया है आपके लिए? क्या महंगाई घटी? नहीं। क्या रोजगार मिले? नहीं। क्या नए नए उद्योग बने? नहीं। क्या लूटा? हाँ। क्या लालच दिखाई? हाँ। क्या आपका विकास हुआ? नहीं। सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो। आज हम यहां बैठे हैं, कल हम सत्ता में होंगे, हमसे सवाल पूछना। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और इसी में आपका भविष्य है। इस बात को गहराई से समझो। आज यहां आकर मेरी बातें सुनना काफी नहीं है, मुझे पसंद करना काफी नहीं है। गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी है। अगर आपको किसी नेता पे विश्वास था अतीत में, मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग यहां आकर मुझे इसलिए भी देखने आते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी को देखा था। मुझे मालूम है इसमें मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने किया था। और वो जो उनकी पहचान थी कि वो एक ऐसी नेता थी जिसने दिन रात एक किया आपके लिए, जो शहीद हुई आपके लिए, लेकिन पीछे हटी नहीं और आपका ध्यान कभी नहीं भटकाया। आपके मुद्दे थे, आपका विकास था, उसके लिए काम किया। आप आज तक उसे पहचानते हो। यहाँ जो बुजुर्ग हैं,
आज तक ये मुझे कहते हैं जब मैं मिलती हूं कि आपकी दादी याद है। तो ऐसे नेता हैं बहनों और भाइयों, आज भी हैं, कांग्रेस में बहुत हैं जो कर्मठ हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं। उनको पहचानो और जब मन बनाओगे कि आपके लिए एक ऐसी ही सरकार आए जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपके लिए योजनाएं लाए, तब आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहां जो मेरी बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहती हैं। मैं जानती हूं, मैं भी मां हूं, मैं भी मां हूं। मैं भी अपने 23 साल के बेटे को देख के सोचती हूँ क्या करेगा, अपनी 21 साल की बेटी को के बारे में सोचती हूँ कि क्या नौकरी करेगी, अकेले कैसे करेगी। आप भी सोचते हैं, आप भी भविष्य के लिए चिंतित हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भविष्य आप ही के हाथों में है। और जो चुनाव आ रहा है, इसमें जो आप वोट डाल रहे हो, एक बहुत बड़ी, बहुत कीमती चीज है। इसी से आपकी जिंदगी में आसानी आएगी, आपके संघर्ष कम होंगे, विकास आएगा, इसी से महंगाई कम होगी, इसी से तरक्की होगी। ये बात आप समझ लीजिए। तो बार बार मैं ये दोहरा रही हूं कि आपका प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको श्री नारायण गुरु जी, श्री बसवन्ना जी जैसे महात्माओं ने सींचा। उनकी शिक्षा, उनसे आपकी परवरिश हुई है। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता महान है। और ये संस्कृति, ये सभ्यता आपको एक ही चीज बताती है, सत्य के मार्ग पर चलो और जागरूक हो। उन्हीं का सपना था, उन्हीं का सपना था कि ऐसी सरकारें बने आपके लिए, लोग ऐसे लोग राज करें जो आपके लिए, पब्लिक के लिए समर्पित रहे। और वही सपना आपका ही होगा, क्योंकि कोई संघर्ष चाहता नहीं है, कोई महंगाई में जूझना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे को बड़ा करे, शिक्षित करे, इतनी मेहनत करके आगे बढ़ाए और फिर बच्चा ऐसे ही भटक रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है, कोई नहीं चाहता। इसीलिए इस बहुत महत्वपूर्ण मौके को समझिए और जब आप वोट डालने जाएंगे तो अपने पक्ष में वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए, अपने कर्नाटका के लिए, अपने प्रदेश के गर्व के लिए। आपने देखा होगा कि किस तरह की बातें उठती हैं। आरक्षण की बात हुई, आपको बताया गया कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा। कर्नाटका में बहुत सारे एड्स भी डाले, बहुत सारी बातें की। वही सरकार भाजपा की कर्नाटका में, भाजपा की केंद्र में कुछ नहीं किया। 9th शेड्यूल में डालना था, नहीं डाला। तो कैसा आरक्षण बढ़ाएंगे? यहां पे झूठ, वहां पे रोक। तो पहचान लीजिए कि आपके सामने क्या है। बहुत समय से ये राजनीति चल रही है देश में, अब बहुत फूट फैला दी, बहुत गुस्सा चढ़ा दिया लोगों को, बहुत महंगाई दे दी आपको। और आपको इसी तरह से रखने के लिए उनका फायदा होता है। अगर आप बेरोजगार हैं, आप नाराज रहेंगे। अगर नौजवान में गुस्सा होता है, उसमें गुस्सा बहुत आसानी से भटकाया जा सकता है, बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि भाई तुम्हें ये नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से जाओ उससे लड़ो। तो आपको बेरोजगार रखना, आपको गरीब रखना, आपको त्रस्त रखना, आपको संघर्ष में रखना, किसी का फायदा हो रहा है इससे, कोई जानबूझ के कर रहा है। खड़े हो जाओ, मत करने दो, अपना भविष्य खुद बनाओ। सारी पार्टियों के स्कीम्स देखो, सारों की गारंटी, सारों के वचन देखो। ये देखो कि किसने अपना वचन निभाया, किसने अपना वचन तोड़ा। आज कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में एक एक वचन रखने का काम कर रही हैं। पुरानी पेंशन स्कीम बोला, पुरानी पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़, राजस्थान में लागू है। किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही, किसानों के कर्ज माफ किए।
महिलाओं को कुछ देने का ऐलान किया, वो काम शुरू हो रहा है। क्योंकि कुछ सरकारें ऐसी हैं जो खोखले वचन नहीं करती, लेकिन कुछ और हैं जो खोखले वचन करके भूल जाते हैं। आपको मालूम है बीजेपी की सरकार ने पिछले चुनाव से पहले कर्नाटका में 26 वचन किए महिलाओं को, उनमें से 24 नहीं रखे, 24 नहीं रखे, सिर्फ 2 रखे। तो आप सोच समझकर अपने आप आकलन करिए कि आपके लिए किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। जिस महिला से मैं मिली अभी पिछले मीटिंग में, उसने मुझे बताया कि पिछली सरकार में जब कांग्रेस थी तो उसको चावल मिलती थी मुफ्त की। आज मुझे बताया कि वो खाने लायक नहीं है। तो वो जानती है ना कि पहले क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने पहले सिलेंडर कम का खरीदा, आज 1200 का खरीद रही हो, तो जानती हो ना कि क्या हो रहा है। अगर आपको शिक्षा के संस्थान मिले, आपने बच्चों की शिक्षा कराई कांग्रेस के राज में, और आज उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप जानते हो कि क्या हो रहा है। तो आपसे बड़ा विवेक किसी में नहीं है। मैं पूरा विश्वास करती हूं आपके विवेक में। मैं जानती हूं कि जब आप चुनोगे तो आप अपने लिए चुनोगे, और जब अपने लिए चुनने की बात होगी तो सिर्फ कांग्रेस का हाथ होगा। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करती हूं कि आप अपने कर्नाटका को बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए इस चुनाव में बदलाव लाओ। क्योंकि बहुत हो चुका है, आपने बहुत सह लिया है और सहने की जरूरत नहीं है। आपको अपना भविष्य बनाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आपके साथ इस भविष्य में भागीदार बने, लूट बंद हो, आपकी संपत्ति आपके हाथों में हो, और एक साथ हम आगे बढ़े कर्नाटका के गर्व के लिए और देश के गर्व के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातें सुनी। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे देर हो गई, और पता नहीं मैंने काफी बोला कि नहीं, वो तो देशमुख जी बताएंगे, देश पांडे जी बताएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ जब आ रही थी तो रास्ते में एक छोटी सी दुकान थी, और मैंने देखा कि एक महिला, लगभग मेरी उम्र की महिला, बाहर खड़ी हुई है। तो सबने कहा थोड़ा समय है, तो मैं रुक गई और मैं उनके दुकान के अंदर चली गई और उनसे बातचीत की मैंने। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी यहाँ सभा में है, उनका नाम बाल नागम्मा था, और मैंने कुछ देर के लिए उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा कि क्या करती हो, इस दुकान में क्या क्या बनता है, क्या बेचती हो, किस तरह से आमदनी होती है। उन्होंने मुझे बताया कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, और जब से शादी हुई वो यहीं रहती हैं, और उन्होंने हमेशा से अपने लिए कुछ काम किया है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए। 7 बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं, अभी मेरी उम्र की हैं। मुझे चाय बना के, बहुत अच्छी चाय बना के दी। मैंने सुना है यहाँ के पेड़े भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन पेड़े नहीं खाए मैंने, मिले नहीं। पेड़े, धारवाड़ पेड़ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪೇಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो मैंने खूब सवाल पूछे नागम्मा जी से। मैंने पूछा कि कैसा लगता है, मुश्किलें क्या हैं, महंगाई कितनी है, घर कैसे चलाती हो, ये सारे सवाल पूछे। और उनकी बातों से मुझे एक बात समझ में आई कि जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आपके जैसे, मेरे जैसे, वो ये सब काम इसलिए कर रही थी कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने। क्योंकि हम जो भी हैं, चाहे हम महिला हो, हम पुरुष हो, जब हम एक उम्र के हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर उनका भविष्य अच्छा हो, सही सलामत हो, खुश रहें, यही चाहते हैं। तो हम सब जो चाहते हैं वो एक ही चीज़ है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी संस्कृति सीखें, समाज से सीखें, हमारी सभ्यता क्या है, ये सब चाहते हैं। तभी हमें गर्व होता है कि हमने कुछ किया, जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य है,
कोई नौकरी कर रहा है, कोई सभ्य है, अच्छी तरह से सबसे बातचीत करता है, अपनी संस्कृति को भी समझता है। इसीलिए हम समाज से भी और सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि हमारे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए सरकार काम करे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे हमें गर्व हो, हमारी सरकार पे हमें गर्व हो। क्योंकि सरकार सिर्फ हमारे वोट देने का मामला नहीं होता है कि 5 सालों में जब चुनाव आएगा तो हम किसको वोट देंगे। हम आते हैं, हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, दूसरी पार्टी आती है वो भी बताती है कि क्या करना चाहती है। आप उस आधार पर तय करते हो कि किसको वोट देना है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आज कि सरकार की आपके जीवन में कितनी बड़ी भागीदारी है। जब आप वोट देते हो तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि आप करने जा रहे हो। खास तौर से मेरी बहनें, नागम्मा ने मुझे बताया कि सिलेंडर नहीं खरीद पाते, इतना महंगा हो गया है। मुझे बताया कि पहले चावल मिलती थी, अब 60 रुपए के लिए मिलती है, और जो चावल मिलती है सरकार से वो खाने लायक नहीं है। ज्यादातर जब मैं कर्नाटका आती हूँ, अभी भी यहाँ पे भी और इससे पहले भी जहाँ थी, जब मैंने जनता से बात की तो मैंने पूछा कि नौजवान पढ़े लिखे हैं? सब पढ़े लिखे हैं। चाहे बाल नागम्मा का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, आप सब ने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश की और अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाई। यहाँ तक कि पूरे देश को कर्नाटका पर गर्व है। लेकिन जहां जहां मैंने पढ़े लिखे नौजवान देखे, मैंने ये भी देखा कि वो बेरोजगार है। आपने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, ईमानदारी से काम किया, तो आपने अपनी सरकार से भी ये उम्मीद की कि आपकी मेहनत के लिए सरकार भी ईमानदारी से काम करके आपके लिए कुछ करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, जो सरकार 3.5 साल पहले यहाँ कर्नाटका में बनी, उसकी शुरुआत ही ईमानदार नहीं थी। आप सोचिए, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसने किसान के कर्ज माफ करने शुरू किए थे। अन्न भाग्य कांग्रेस ने शुरू किया, पशु भाग्य था, किसानों के लिए कृषि भाग्य था, आपके स्वास्थ्य के लिए आरोग्य भाग्य था, शिक्षा के लिए विद्याश्री थी, खाने के लिए इंदिरा कैंटीन बनाए गए। ये सारी योजनाएं आपकी भलाई के लिए बनी थी। आज भी जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। धान का सबसे ज्यादा एमएसपी 2660 रुपए आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दे रही है। किसानों को 9000 रुपए पर एकड़ सब्सिडी मिल रही है। मजदूरों को 7000 रुपए हर साल मिल रहे हैं उनकी मदद के लिए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी लागू है। राजस्थान में स्वास्थ्य आपका अधिकार बना हुआ है। किसानों का भी कर्ज माफ हुआ। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम शुरू कर दी है और आस्ते आस्ते जितने वादे किए वो पूरे करने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो देखिए, जब सरकार ईमानदार होती है, जब सरकार चाहती है कि आपके लिए कुछ काम करे, तो करके दिखाती है। हम कर्नाटका के लिए, कर्नाटका के भविष्य के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। प्रगति लाने की 100% हम गारंटी देना चाहते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, आज की जो भाजपा की सरकार है, इसमें 2.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। मतलब 2.5 लाख बच्चों को रोजगार मिल सकता था। ये पद खाली हैं, लेकिन यहाँ के नौजवानों को नहीं मिले हैं। हम गारंटी देते हैं कि हम ये पद भरेंगे। हम आपकी मेहनत की आदर करते हैं। हम जानते हैं आपने मेहनत से पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को, और ये जो रोजगार है, ये नौकरियां जो हैं, ये आपके बच्चों का हक है। हम एक योजना शुरू करना चाहते हैं, युवा निधि। युवा निधि का मतलब है कि जो युवा ग्रेजुएट है लेकिन उसको अभी नौकरी नहीं मिली, उसको हर महीने 3000 रुपए सरकार देगी। जो जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए महीने। मैंने अन्न भाग्य की बात की, 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगी अन्न भाग्य में।
गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली की मुफ्त में मिलेगी। इसको गृह ज्योति कार्यक्रम कहेंगे। और मेरी बहनें जो गृहस्थ हैं, जो घर संभालती हैं, ये मत समझो कि हम पहचानते नहीं है कि आप कितना बोझ उठाते हो। अभी अभी मैंने खुद मिसाल देखा कि किस तरह 7 बच्चों को पाला, लेकिन काम करती रही हैं। मेरी उम्र की हैं, फिर भी आज काम कर रही हैं। आप चाहे खेती में काम करती हो, चाहे आपका जॉब होता है, चाहे कुछ भी होता है, घर आके भी आप काम करती हो ना। घर आके भी घर की परवरिश, बच्चों की परवरिश, खाना बनाना, सबका देखभाल करना, ये हम ही करते हैं महिलाएं। समाज का बोझ भी हम उठाते हैं और संस्कृति को भी आगे हम ही बढ़ाते हैं अपने बच्चों को सिखा के। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपको पहचानती है और 2000 रुपए प्रति महीने आपको देना चाहती है प्रति खाते में। तो ये सब कांग्रेस पार्टी करना चाहती है आपके लिए। एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है जो आपके साथ खड़े होकर आपके भविष्य में भागीदार बने। देखिए, अफसोस ये है कि आज कर्नाटका में जो हो रहा है वो देख के दिल दुखता है। आपने भरोसे से अपना वोट दिया, अपनी सरकार बनाना चाहिए, उस सरकार को इन्होंने तोड़ा, एक नई सरकार बनाई। ठीक है, कम से कम वो सरकार आपके लिए काम करके दिखाती, लेकिन किसी की इज्जत नहीं की, आपके वोट की इज्जत नहीं की, आपके प्रदेश की इज्जत नहीं की, यहां बैठे हुए जगदीश शेट्टर जी की इज्जत नहीं की, पूरे लिंगायत समाज की इज्जत नहीं की, और इतना खुल के भ्रष्टाचार किया है कि जो भ्रष्ट है उसको टिकट मिल रहा है, जो ईमानदार है उसको नहीं मिलता। जो भ्रष्ट है उसको प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं, उनको मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए। जो ईमानदार है उसे परे कर। तो जब जनता की इज्जत नहीं होती, जब नेता ये नहीं समझ पाता कि नेता को बनाने वाली जनता है, जब सत्ता की लालच में, पैसों की लालच में सरकारें बनती हैं, तो बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं प्रदेश में और देश में जो गलत होती हैं। देखो, हमारी सभ्यता क्या है, हम सब अपने बच्चों को अच्छा सिखाते हैं। मान लो आपका बच्चा किसी और के घर में चले गया, कुछ उठा के घर ले आया, तो आप क्या करोगे? उसको डांटोगे, उसको सिखाओगे कि ये गलत है, वापस जाओ उस घर में, लौटा दो वो चीज। तो ये 40% की जो सरकारें है, जो कर्नाटका को लूट रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि लूटे गए हैं। स्कूल के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कुछ नहीं होता। जितने भी भर्ती के आपके एग्जाम हैं, ये बेचारे बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, भर्ती के लिए एग्जाम करते हैं, जितने भी हैं उसमें लूट हो गई। इतना खुला भ्रष्टाचार हो गया है कि एक विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिलता है, उस पे कार्रवाई नहीं होती, उल्टा उसके पिताजी परेड निकालते हैं कि मुझे कुछ करके दिखाओ। किसान आत्महत्या करते हैं, उन्हें दाम नहीं मिलते अपनी उपज की, नहीं मिलता। उल्टा जीएसटी लगती है हर चीज पे, डीजल पेट्रोल के दाम ऊपर हो गए हर चीज पे, चाहे दवाई हो, चाहे आपके खाने की चीजें हो, चाहे किसान की जो चीजें हो, सब कुछ जीएसटी लगा के महंगा हो गया। कोविड की मरीजों को नहीं छोड़ा, स्कूल के बच्चों के अंडों को नहीं छोड़ा। आपकी सड़कों को बनाने के बजाय, आपके लिए स्कूल बनवाने के बजाय, अस्पताल बनाने के बजाय, आपके बच्चों को रोजगार देने के बजाय, किसानों को मदद करने के बजाय सिर्फ लूटा ही लूटा है। आपने तो सुना होगा कि शेगांव के एक किसान को रिश्वत देने के लिए अपने बैल लेकर जाना पड़ा, यहाँ तक कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको अपनी बैल देनी पड़ रही है इन्हें। आपको गन्ने का सही दाम मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं। कपास का मिल रहा है, कॉटन कपास का मिल रहा है, मिर्च का मिल रहा है। आपके यहाँ महादाई प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उसके बाद ट्राइब्यूनल भी बनाई
कि गोवा के साथ बातचीत करने के बाद में कोई समझौता हो और ये महादायी प्रोजेक्ट बन पाए। इन्होंने क्या किया? क्योंकि इनको परवाह ही नहीं है, इनको सिर्फ लूट से मतलब है और सत्ता में रहने से मतलब। आप सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटे हैं, आपसे लूटे हैं, प्रदेश से लूटे हैं। आपको पता है 1.5 लाख करोड़ रुपए में 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, 187 ESI हॉस्पिटल बन सकते थे, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, 100 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी, 750 किलोमीटर, 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के गरीबों के लिए घर बन सकते थे, 30 लाख गरीब परिवारों का फायदा हो सकता था, सर पे छत मिल जाए। हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ आपकी इज्जत का अपमान, हर तरफ। नंदिनी को देखिए, आपने बनाया नंदिनी को, कर्नाटका का अपना है, और आज ये कहते हैं कि नंदिनी में गुजरात का जो कोऑपरेटिव है अमूल, उसको मर्ज करना चाहिए, दोनों को इकट्ठा कर देना चाहिए। आज ये कहते हैं कि नंदिनी दूध इकट्ठा नहीं कर रही है। तो ये कैसे है बताओ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्षीरा भाग्य था, अब ये कैसे है कि क्षीरधारे था? क्योंकि ज्यादा दूध था तो वो दूध स्कूल के बच्चों को भी मिल सकता था, और 5 रुपए पर लीटर आपको दूध के लिए मिलता था, किसान जो इकट्ठा करता था उसको। तो कैसे हो सकता है कि आज अचानक कम हो गया? ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं और करवा रहे हैं ताकि दूध मिलना कम हो, और फिर वो बोले कि गुजरात से अमूल आएगा और नंदिनी को खा जाएगा। धोखा दिया है आपको, हर स्तर पर धोखा दिया है। आरक्षण को लेके भी धोखा दिया, कहा कि हम कर्नाटका में बढ़ाएंगे, लेकिन इन्हीं की सरकार केंद्र में है, और केंद्र में उसको बढ़ाने के लिए जो संविधान में करना पड़ता है, 9th शेड्यूल में डालना पड़ता है, वो नहीं किया। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों को मालूम है कि आज अगर आपको पोस्ट चाहिए तो उसका रेट फिक्स है। लेक्चरर बनना है 30 लाख 50 लाख निकालो, जूनियर इंजीनियर बनना है तो 30 लाख निकालो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है तो 50 से 70 लाख निकालो। तुम्हारी शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। तुमने शिक्षा दिलवाई अपने बच्चों को, बच्चा शिक्षित बना, उसकी कोई कीमत नहीं है, घूस चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म की बात पता है क्या है बहनों और भाइयों? कि इनके बड़े से बड़े नेता आकर आपके सामने अपने अपमान की बात करते हैं कि आज भी जितने भी भाजपा के नेता हैं ये समझते नहीं हैं कि चुनाव में मुद्दे जनता के मुद्दे होने चाहिए। सरकार बनाना चाहते हैं, बताएं महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार कैसे दिलवाएंगे, शिक्षा की कौन सी संस्थानें बनाना चाहते हैं, कितने अस्पताल बनाएंगे, सड़कों को ठीक करेंगे कि नहीं। ये समझ नहीं रहे हैं कि सरकार आपके लिए बन रही है बहनों और भाइयों। इनकी सत्ता, इनकी लालच, इनको लूटने के लिए नहीं बनाई जा रही है। जब सरकार बनती है, जनता बनाती है, और सरकार रोज रोज जनता को लूटने का काम करती है तो सबसे बड़ा अपमान जनता का होता है। और मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगूंगी, वोट नहीं मांगूंगी, मैं सिर्फ एक चीज मांगूंगी। मेरी बहनों, अभी मैंने आपको बालना गम्मा के बारे में बताया, मैंने उनसे पूछा वोट कैसे देती हो, और उन्होंने मुझे कहा कि जो भी मुझे कहते हैं दे देती हूँ। मैंने उनसे कहा तुम 54 साल की हो, मैं 51 साल की हूँ। मैंने कहा तुम 54 साल की हो, मैं 51 साल की हूँ, तुम मेरी बहन हो, नानो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। नानो और मेरी बहनों, आप सब यहाँ बैठी हो, मेरे भाई आप भी, मैं आपकी भलाई के लिए भी यही बात कहूंगी। देखो, तुम्हारा जीवन क्या है तुम जानते हो, तुम्हारा संघर्ष क्या है तुम जानते हो, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ईमानदारी से करते हो, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, ये तुम जानते हो। तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता।
अगर कल गैस सिलेंडर कम का था, आज 1200 रुपए का है, तुम जानती हो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी सरकार तुम्हें लूट रही है, तो तुम जानती हो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, सब महंगा हो रहा है। तेल महंगी है, सब्जी महंगी है, दाल महंगी है, चावल महंगी है। लेकिन वहां जो सरकार के बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं, वो तो बहुत अमीर होते चले जा रहे हैं और तुम्हें दिख रहा है। तो मैंने नागम्मा को बताया कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, लेकिन तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम पता करो कि भाजपा की सरकार ने क्या किया है तुम्हारे लिए, दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं, क्या करने जाएंगी तुम्हारे भविष्य के। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने अनुभव को देख के जो 3.5 सालों में तुम्हारे साथ जो हुआ है, वो देख के अपना वोट डालो, अपने लिए डालो, अपने बच्चों के लिए डालो, अपने कर्नाटका के भविष्य के लिए डालो। सरकार, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किस लिए होते हैं? आपके दुखों को सुनने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, आपके भविष्य को बनाने के लिए। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। पहली बार मैंने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो आपके दुखों को सुनने के बजाय आपके सामने आकर अपना दुखड़ा रो रहे हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानो। आपकी वोट जो है आपका, ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसको पहचानो और सोच समझ के वोट दो। कांग्रेस आपको मजबूत नेता देगी, मजबूत और ईमानदार सरकार देगी, जो आपके लिए काम करेगी, आपकी इज्जत रखेगी और कर्नाटका के गर्व को और आगे बढ़ाएगी। तो इस बार किसी के कहने पे वोट नहीं डलेगा, ये मन बनाओ। ये वोट डलेगा आपके अपने अनुभव से, ये समझ के कि इस सरकार ने आपको लूटा है, इसको बदल डालो, एक नई सरकार बनाओ जो आपके लिए काम करे। और मैंने अपनी बहन नागम्मा को एक और बात बोली कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपको, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबको बस में जाने का फ्री का टिकट मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि जब सरकार बनेगी और आपको बस में जाना है तो मुझे जरूर साथ में ले जाना। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। मुझे आशा है कि मेरी बातों का कुछ असर पड़ेगा और आप घर जाएंगे तो इनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप आज यहाँ आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए हैं। आप आज यहाँ आए हैं तो इस वजह से आए हैं क्योंकि आपको इंदिरा जी पे भरोसा था, और क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे नेता भी होते हैं जो ईमानदारी से आपके लिए काम करते हैं। तो आज उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए, मेरी बातें सुनी, और मैं जानती हूँ कि आप कांग्रेस को जिताएंगे, एक नई सरकार, एक नया उजाला लाएंगे कर्नाटक। हम आज यहाँ, सुनाई दे रहा है? सुनिए, अब बोलूं? इजाजत है? मेरे यूपी के भाइयों, बोलने दो। देखिए, यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी वहां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी,
फूलों से लदी हुई थी, उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर, हम पे छापे मारकर हमसे
कुछ भी कर ले हमको, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है। किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं। ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है। कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए,
सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है। कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं, भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ, मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है और जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।
अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है, मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच्चाई बोलूंगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूं कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं यहाँ तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए, क्या अडानी जी के लिए, कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं, मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एकजुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।